नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज एक बहुत ही शुभ अवसर है। जी हाँ, आज हिंदी के सबसे बड़े कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। आज उनकी जयंती है। दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसा नाम है, हिंदी कथा साहित्य जगत में एक ऐसा नाम है जो ध्रुव तारे की तरह उज्ज्वल है, जो बहुत आसानी से और बहुत दूर से पहचाने जा सकते हैं। उनके कथा साहित्य की विशेषताएं ही इतनी स्पष्ट हैं और इतनी ज़्यादा वो प्रकाशमान हैं कि वो न केवल हिंदी की सीमा में आबद्ध रहीं, वरन देश की विभिन्न भाषाओं में उसका रूपांतरण हुआ, अनुवाद किए गए और विदेशी भाषाओं में भी प्रेमचंद जी पहुँचे और बहुत ही मजबूती के साथ पहुँचे। आज मैं उनके पूरे समग्र कथा साहित्य को लेकर के बात नहीं करूँगा। आज मैं यहाँ उनके एक उपन्यास के एक आध प्रसंगों को लेकर के मैं बात करूँगा। जी हाँ, मैं उनके सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले उपन्यास गोदान की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो का जो विषय है वो गोदान पर आम चर्चा का नहीं है। जो एकेडमिक चर्चाएं होती हैं गोदान के शिल्प को लेकर के, गोदान की कथा वस्तु को लेकर के, उसके विषय को लेकर के, उसमें जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं को इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। बेशक प्रेमचंद जी ने इतिहास दर्ज किया है अपने उपन्यासों में, किंतु वे स्थितियां क्या आज नहीं हैं? क्या आज हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं? वर्तमान समाज में क्या वो हालात नहीं हैं? भले ही हूबहू वैसे न हों, किंतु थोड़ी बदल कर चीज़ें जो हैं लगभग उसी तरह की आज हमें देखने को मिल रही है। गोदान को होरी पर केंद्रित करके देखा जाता है और गोदान का केंद्रीय पात्र होरी है और होरी की त्रासदी से जोड़कर गोदान की चर्चा होती है। लेकिन यहाँ केवल होरी की त्रासदी की ही बात नहीं है। प्रेमचंद जी ने गोदान में कृषकों से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो जब तक कृषक की दशा नहीं सुधरती है तब तक वो सारी बातें हमेशा पूरी तरह से मौजूद रहेंगी और उनको हम देख पाएंगे अपने समाज में। किंतु इस उपन्यास में कुछ और बातें भी ऐसी हुई हैं जिसका संबंध जो है केवल कृषकों तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि हर वो शोषित जो समाज के विभिन्न अंगों द्वारा शोषण किए जाते हैं उन तक जाती है बात। और उन सब में जो सबसे बड़ा शोषक उभर कर आता है, जिसे आज हम पूंजीपति कहते हैं। पूंजीपतियों से बढ़कर शोषक इस समाज में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पूंजीपति इतनी चालाकी से हमारा शोषण करते हैं कि कोई राजा क्या कर पाएगा। लेकिन उसके सूत्र भी, उन पूंजीपतियों की चालाकियों को समझने के सूत्र भी हमें गोदान में मिलते हैं। न केवल राय साहब जो कि ज़मींदार हैं, उनके चारित्रिक जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी विशेषताएं, उनके मार्फत हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, वरन जो खन्ना साहब हैं, बैंकर हैं, मिल मालिक हैं, और उनके मार्फत भी बहुत सारी बातें जो है हमें पता चलती हैं। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, प्रेमचंद जी ने उसमें दर्ज की हैं, जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल एकदम फिट बैठती हैं। तो गोदान की प्रासंगिकता की बात यदि की जाए तो वो प्रासंगिकता केवल किसानों की समस्याओं तक ही सीमित नहीं होगी। हालांकि वो बहुत बड़ी समस्या है और एक तरह से केंद्रीय समस्या है,
किंतु और भी दूसरी समस्याएं उसके साथ जुड़ जाएंगी। अगर आप जैसे कि मैं कुछ संवादों को लेकर के चर्चा करूं, तो यहाँ कुछ संवादों को अगर आप ध्यान से देखें और वर्तमान स्थिति के साथ उसको मिलाकर देखें तो बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। तो यहाँ 3 संवाद जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे 3 संवाद हैं राय साहब और होरी के बीच का संवाद, जो उपन्यास के आरंभिक पृष्ठों में ही हमें देखने को मिलता है। उपन्यास जो है आरंभ होता है, होरी का घर परिवार है और उसका थोड़ा सा वर्णन, और बस उसके बाद राय साहब और होरी के बीच संवाद होता है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल आता है होरी और उसके पुत्र गोबर के बीच का संवाद। वहाँ भी हमें कई सूत्र मिलते हैं, वर्तमान शोषण तंत्र को समझने के सूत्र वहाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा तीसरा जो संवाद है वो है राय साहब और प्रोफेसर मेहता, इनके बीच का संवाद। ये 3 संवाद इस उपन्यास को वैचारिक धरातल पर बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। मेहता के जो दार्शनिक पहलू हैं, दर्शन पर उनके जो विचार हैं या जो कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। राय साहब के संबंध में, शोषण के संबंध में, शोषक के संबंध में जो बातें हुई हैं राय साहब और मेहता जी के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक संवाद पर थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो राय साहब और होरी के बीच का संवाद लें। होरी एक बहुत ही मामूली किसान है, 3 बीघे की खेती है उसकी। तो राय साहब जो हैं उसके मालिक हैं, ज़मींदार हैं, वो आसामी है होरी। होरी जाता है उनके पास हाज़िरी लगाने, एक तरह से रोज़ जो है उनसे मुलाकात करता है। तो राय साहब उससे चर्चा करते हैं। वे जो चर्चाएं करते हैं, उस चर्चा के माध्यम से उनके चरित्र की बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो शासक है, शासक की या जो संपत्तिशाली वर्ग है, जिसके पास जो है बहुत संपत्ति है और वो समाज पर काफ़ी प्रभाव रखता है, उसके चरित्र की विशेषताएं हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। राय साहब जो हैं वो केवल उस अंचल के, उस इलाके के ज़मींदार या शासक ही नहीं हैं, बल्कि वो एक प्रतीक हैं शासकों के। देश के आज़ाद होने के बाद भले अब उस रूप में राजा नहीं रह गए हों, लेकिन राज तो अभी भी किया जाता है। लोगों को चूस कर हाड़ मांस का पुतला बना दिया जाता है। उनका इस कदर शोषण होता है कि उनकी ज़िंदगी जो है एक झटके में ख़त्म नहीं होती। होरी भी एक झटके में नहीं मरता, बल्कि धीरे धीरे करके उसका खून चूसा जाता है, एक जोंक की तरह खून चूसा जाता है। और राय साहब एक बहुत बड़े जोंक हैं, किंतु इसके अलावा और भी बहुत से जोंक हैं। एक तरह से कहा जाए तो राय साहब जो हैं उस जोंक के सरदार हैं, जो किसानों को एकदम चूस ले रहा है। तो देश जिस वक्त पराधीन था, प्रेमचंद जब ये लिख रहे थे उपन्यास, उस वक्त ज़मींदारों के शोषण के तले किसान जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे। और विशेषकर संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो वहाँ के किसान जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। और इसके बहुत से कारण भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भयानक शोषण का स्वरूप हमें वहीं देखने को मिला है। तो राय साहब जो हैं वो मुख्य हैं शोषणकर्ता के रूप में किसानों के, और अन्य जो हैं झिंगुरी सिंह हो गए और पटवारी हो गए, या फिर जो है पंडित दाता दीन वगैरह, सहुआइन वगैरह हैं। तो ये लोग जो हैं छोटे छोटे शोषक हैं, लेकिन ये सभी मिलकर जो हैं उस एक किसान को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और होरी की जो त्रासद कहानी है वो भारत के किसानों की त्रासद कहानी है,
देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी किसान जो हैं ज़रा भी सुखी नहीं हैं। आर्थिक रूप से आज भी वे निश्चिंत नहीं हो पाए हैं और उनका भला करने के नाम पर तरह तरह के कानून पास किए जाते हैं उनके नाम पर कि उनका भला होगा। जिस तरह से राय साहब कहते हैं कि अपनी भलमनसाहत दिखाने की वो कोशिश करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन उनके स्वार्थ पर थोड़ी सी भी चोट पड़ जाए तो बस उनकी भवें तन जाती हैं, वो अपनी औकात पर आ जाते हैं। तो आज के भी जो शासक हैं, और मैं सिर्फ आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि देश की आज़ादी के बाद से ही शासकों का रवैया कृषकों के प्रति जो है बिल्कुल उपेक्षा वाला रहा है। आज स्थितियाँ भले ही भयंकर हो चुकी हों, बहुत ही ख़तरनाक हालत हो और एक तरह से वो फिर से उस गुलामी में भेज देने वाली स्थितियाँ तैयार हो गई हों कृषकों के लिए, लेकिन ये सिलसिला जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आज़ादी के बाद भी इस सिलसिले में जो है कोई बाधा नहीं आई, किसान उपेक्षित ही रहे। और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने पूरे वैभव का महल जो खड़ा किया वैभवपूर्ण, उस महल की बुनियाद कृषकों और मज़दूरों के शोषण पर उन्होंने डाली और मूलतः भारत के कृषकों पर बोझ जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया अंग्रेज़ों के आने के बाद। उन्होंने जिस तरह की शोषण व्यवस्था का निर्माण किया वो व्यवस्था ठीक वैसी ही आज नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। किसानों को ऋण दिया जाता है, सिर्फ ऋण देने से तो किसान की उन्नति नहीं होगी। ऋण तो बस एक बहुत ही छोटा सा एक ज़रिया है। किसान को मौसम के भरोसे छोड़ दिया जाता है। आज भी भारत में सिंचाई की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं हो पाई है कि किसानों को मौसम की मार से बचाया जा सके। तो कम से कम एक मौसम से बचाया जा सके, उनकी फसलों को पानी मिलता रहे। यहाँ ये तक भी सहूलियत नहीं है उन्हें, और इस पर भी उन्हें बहुत खर्च करने पड़ते हैं। उसके अनाजों के दाम जो हैं उनको मिलते नहीं हैं माकूल। ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ छोटे किसानों की, जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो राय साहब जो हैं वो होरी से अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी ज़मींदारी का दुख बतलाते हैं कि ये जो है ज़मींदारी जो है ये कांटों का ताज है। बहुत दुखी हैं वो। और होरी भी जो है सीधा साधा भोला भाला किसान है, तो वो भी समझ लेता है कि हाँ भाई, हमारे ही सिर्फ दुख हम तक ही सीमित नहीं है, ये लोग भी, बड़े लोग भी बहुत दुखी होते हैं, इनके अभी अपने दुख हैं बहुत से दुख। लेकिन वहीं जब हम गोबर और होरी के बीच के संवाद की ओर आते हैं तो वहाँ जो है राय साहब दूसरी बार नंगा होते हैं। पहली बार तो होरी के सामने ही होते हैं, होरी से बहुत ही मीठी मीठी आदर्श की बातें करते हैं। वो अपने ज़मींदार होने पर अपने आप को कोसते हैं, अपने को घृणित बतलाते हैं। इस तरह से बात करते हैं जैसे वो एकदम बहुत ही दयावान, हृदयवान ज़मींदार हैं और अपनी रियाया पर बहुत ही रहम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई कारिंदा आकर खबर देता है कि मज़दूरों ने काम करने से मना कर दिया गया है, क्यों मना किया? कि वो चाहते हैं कि उनको खाना भी दिया जाए। ज़मींदार साहब की भवें टेढ़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं आज तक जब दिया नहीं तो फिर ये नई बात क्यों? हमेशा जो दी जाती थी मजदूरी एक आने पर, उसी पर काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। तो वहाँ पर जो है उनका रूप, असली रूप सामने आता है और होरी देखकर दंग हो जाता है। लेकिन वो इतना भोला भाला है, बस वो यही समझ लेता है कि ये क्या, अभी तो इतने धर्म की बातें कर रहे थे और अचानक से कैसे गर्म हो गए। इतना तक रह जाता है होरी के ऊपर उसका प्रभाव।
लेकिन जब गोबर के साथ बातचीत होती है होरी की, और होरी जो है कहते हैं कि बड़े दुखी हैं वो भी, हम तो सोचते थे कि हम लोग ही बहुत दुखी हैं लेकिन वे भी बहुत दुखी हैं। तो गोबर साफ साफ कह देता है कि उनको दुख है, दुख जो होता है जिनको, वो इतनी सुख सुविधाओं में नहीं रहता है। दुख का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, उस अर्थ में ना लिया जाए कि दुख मतलब किसी भी तरह का दुख नहीं, हाड़ी बीमारी न लगी हो, वो नहीं। आर्थिक दुख एक बहुत बड़ा दुख है। कहा जाए तो आर्थिक दुख जो है, आर्थिक रूप से जो हमें दुख मिलता है, जो कष्ट होता है हमें, वो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि आर्थिक पराधीनता जो है अन्य पराधीनताओं को खींच कर लाती है, आत्मसम्मान को नष्ट करती है। अभाव जो है वो बहुत सारी बुराइयों को लेकर आता है। राय साहब अभावग्रस्त नहीं है, इसलिए वो बुराइयां नहीं हैं, बीमारी तो सबको होती है। तो वहाँ गोबर जो है एक बहुत माकूल जवाब देता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गोबर कहता है, जब वो कहते हैं कि होरी की बहुत दुखी है राय साहब, तो गोबर कहता है तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोटमर्दी है। तो ये धूर्तता बतलाता है गोबर। गोबर के मस्तिष्क में ज़मींदार साहब का चरित्र पूरी तरह से क्लियर है। वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये शोषण करते हैं। लेकिन गोबर और मेहता की समझ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि मेहता साहब पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो उनकी समझ होगी ही वैसी। लेकिन गोबर जो है वो ये नहीं समझ पाता कि ज़मींदार साहब ये ढोंग करते हैं तो क्यों करते हैं। वो इतना तो समझ पाता है कि ढोंग करते हैं, वो दुखड़ा रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने देखा था एक शख्स को टीवी पर आकर कैमरे पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने। तो वो दाढ़ी वाले साहब दुखड़ा रो रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। तो गोबर को पता है कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं उनके, लेकिन इन मगरमच्छ के आंसुओं के पीछे का उद्देश्य क्या है ये मेहता साहब जानते हैं। इसलिए मेहता साहब का एक संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो राय साहब को कहते हैं कि आपके जो आप देश की आज़ादी के लिए आप जेल गए हैं, आप देश की आज़ादी के समर्थक हैं, और इस तरह के आप अपना एक मीठा व्यवहार रखते हैं रियाया के प्रति, उनसे बहुत मीठे व्यवहार को आप प्रदर्शित करते हैं उनके साथ। लेकिन क्या इसके पीछे कारण ये नहीं है कि गुड़ से मारने वाला जो है वो जहर से मारने वाले से ज़्यादा सफल हो सकता है? यानी जो जहर देकर मारता है उससे ज़्यादा सफलता उसको मिलती है जो गुड़ से मारता है। यानी मीठा व्यवहार जो है वो एक आवरण है, वो एक छलावा है, वो एक नकाब है जो सामने रखा जाता है और उसके पीछे छिपकर जो है अपना स्वार्थ साधा जाता है। मेहता साहब के सामने ये बात क्लियर है। तो आज के जो शासक हैं, जो कृषकों पर इस तरह के जुल्म ढा रहे हैं, उनको फिर से उस गुलामी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, और कृषक उनके विरोध में जो है खड़े हैं और लगातार वो आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश भर में जो है आम लोग, जो साधारण लोग हैं, किसानों से इतर जो दूसरे शहरों में रहते हैं, वहाँ किसानों के इस आंदोलन को लेकर के बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। वो किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं और एक तरह से वो सोचते हैं कि ये तो किसानों का मामला है, लेकिन वो मामला सिर्फ किसानों का नहीं है। क्योंकि किसानों की पराधीनता हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा की बात जो आती है हमारे देश में दी जाती है, संविधान के तहत दी गई है, उस खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उस खाद्य सुरक्षा का अंत हो जाएगा, किसान पराधीन हो जाएंगे, उनके पास फसलों के दाम
को अपनी मर्ज़ी पर बेचने का अधिकार नहीं रह जाएगा। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से नहीं बेच पाते हैं, लेकिन उसके बाद तो खुला छूट हो जाएगा। एक दो पूंजीपति वो अपनी इच्छा के अनुसार पूरे फूड मार्केट को कंट्रोल करेंगे, अपनी इच्छा से दाम बढ़ाएंगे, चीज़ों के दाम रखेंगे। तो गोदान में किसान की समस्या वो केवल किसानों की समस्या नहीं है। क्या कारण रहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में किसान आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब किसानों के नेता थे, किसानों के नेता के रूप में उभरे थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के नेतृत्व के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पीछे पीछे ये लोग भी चल कर आए और किसानों के नेता के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे देश में छा गए। किसान इस देश की रीढ़ हैं। ये देश आज भी कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है, और कृषकों की भलाई के बारे में कोई भी हुक्काम नहीं सोचता। आज भी उसका शोषण किया जा रहा है बेमुरव्वत तरीके से। तो राय साहब का जो चरित्र है वो एक नकाब ओढ़े हुए है, एक शासक का नकाब। शासक जो है जो चीज़ें खुले तौर पर नहीं कर सकता या जिस चीज़ के लिए वो क्रूरता नहीं बरत सकता ऊपरी तौर पर, उसके लिए वो एक नकाब ओढ़ता है। और सबसे अच्छा नकाब, अच्छा उस अर्थ में व्यंग्यार्थक रूप में लें, सबसे अच्छा नकाब वो है जो शब्दों से बुना जाता है, क्योंकि आम तौर पर लोग जो हैं शब्दों के पीछे दीवाने होते हैं, शब्द के आगे अंधे हैं। वो शब्दार्थ लेते हैं, अभिधा में समझते हैं और उसके भीतर के अर्थ को नहीं समझ पाते, शब्दों के जाल को भेद नहीं पाते, इसलिए वो उसके छलावे में आ जाते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। तो शब्दों के जाल से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, और शासक जो है इस जाल को बहुत ही कुशलता के साथ पिरोने में माहिर होते हैं। और कुछ शासक जो हैं इस कदर इसको बुनते हैं कि लोगों पर उस शब्द जाल का नशा छा जाता है। तो गोदान का संदर्भ केवल कृषकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण देश की अस्मिता यानी उसके आम जन की अस्मिता पर सवाल खड़े करता है। इसलिए आज हमें किसानों के प्रति बहुत ही सजग होकर उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और जो शासक हैं जो चालाकियां कर रहे हैं, अपने ऊपर एक नकाब ढाले माने रखे हुए हैं जन कल्याण का, हर अपनी अनीति को, दुर्नीति को वो जन कल्याण का नाम दे करके सामने लाते हैं। इतिहास में बहुत से हुए हैं ऐसे तानाशाह टाइप के लोग। हिटलर को हम जानते ही हैं और भी दूसरे तानाशाह हैं। हिटलर बहुत अच्छा उदाहरण होता है, इसलिए बार बार उसका नाम आता है। तो वो भी सत्ता में आया विकास का वादा करके, वो भी सत्ता में बहुत अच्छे अच्छे वादे करके आया था। इसी तरह से शासक जो हैं बहुत अच्छे अच्छे वादों की सीढ़ियाँ चढ़ करके सिंहासन तक पहुँचते हैं, कुर्सी तक पहुँचते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनकी इच्छा नहीं होती है। वो तो वादे हैं और लोग वादों के पीछे बस उन पर भरोसा कर लेते हैं। ये भरोसा ही जो है उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें किसी के भी वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा हमें आए, भरोसा हो, लेकिन किसी के वादों पर नहीं, उसके कामों पर। हम उसके कामों को देखें, उसके काम क्या रहे हैं, उसके काम को हम अच्छी तरह से देखें, समझें, फिर भरोसे की बात हो। और ये एक और बात इसमें आती है धर्म की। गोदान में भी इसका जिक्र है। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग बहुत हैं। पंडित दाता दीन हैं, वो करते हैं। प्रेमचंद ने अपने ढेरों उपन्यासों में, ढेर से उपन्यास हैं उनके, जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की पोल खोली है। तो धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाले, बहकाने वाले लोगों के प्रति भी हमें सजग होना है और जहाँ तक हो सके हमें उनके विपक्ष में खड़े होना है और उनका विरोध करना है।
तो दोस्तों यही बातें मुझे कहनी थी प्रेमचंद जयंती पर, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।